दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। ये एक नेगेटिव ये है, दूसरा नेगेटिव ये है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, आयोनिक कंपाउंड। दूसरा हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम का मास होता है 23, सोडियम 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 23 कर देंगे, प्लस करेंगे 12। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे। इन सबको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 106 ग्राम। यहाँ पे देखें आप, उसके बाद से कैलकुलेट द ग्राम एटम इन। ठीक है, अब ये हमारे पास सोडियम है तो ये एटम है, ठीक है, इसलिए इसने एटम लिखा हुआ है। सिलिकॉन हमारे पास एटम है तो हम एटम लिखेंगे। सोडियम का क्लोरीन हमारे पास इक्वल होता है 35.5 के। क्लोरीन हमारे पास होता है 35.5, तो इन दोनों को आप एडअप कर दो तो ये बन जाएगा 58.5। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ 58.5 ग्राम लिखा है। ठीक है, पार्टिकल्स में कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें हमारे पास एटम भी आ सकता है, इसमें हमारे पास आयंस भी आ सकते हैं, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो। ऑरेंजेस जब लेकर आते हैं, बनानास लेकर आते हैं, सुबह नाश्ते में आप लोग एग्स के बगैर नाश्ता ही नहीं करते, तो अब एग्स हो गए या ऑरेंजेस हो गए, बनानास हो गए, ये सब। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो वीडियो है इसका मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं है कि कितनी लेंथी हो सकती है। अब मोल यहाँ पे सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो सारा के सारा बेस्ड है। तो अगर आपको मोल के कॉन्सेप्ट के अच्छे से समझ आ जाएगी तो आप ये वाला चैप्टर जो है वो ईज़िली कवर कर सकते हैं। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें सिर्फ ये जो आपके सामने बुक है इसको नहीं आपके सामने मतलब पढ़ के आपको सुनाऊंगा, समझाऊंगा, बल्कि इसके अलावा बाकी 3 बुक्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसमें से मैं एक कंबाइंड लेक्चर बना रहा हूँ। इसलिए मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ कि ये जो लेक्चर होगा मुझे इसका ख़ुद भी आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लेगा। एनीवेज़ मैं गारंटीड के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देखेंगे, मेरी एफ़र्ट्स को अगर आप देखेंगे, तो आपको ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट इसकी सारी समझ आ जाएगी आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मोल की तरफ जाने से पहले आप लोग मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना है। जवाब ये है कि जब आप बाज़ार जाते हो और आप अपने लिए सॉक्स लेकर आते हो, ठीक है, आप क्या लेकर आते हो? सॉक्स लेकर आते हो। तो जब भी आप सॉक्स लेते हो तो ऑब्वियसली आप इनको लेते हो पेयर में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेयर सॉक्स का आपके पास है, उसके अंदर कितने सॉक्स आते हैं, तो आप कहोगे सर उसके अंदर 2 सॉक्स आते हैं, ठीक है। 2 सॉक्स मतलब 2 जराबे जो हैं वो आते हैं एक पेयर के अंदर। इसी तरह जब आप शूज़ लेते हो, तो चप्पल लेते हो, शूज़ वगैरह लेते हो, तो वो भी जब भी आप लेकर आते हो तो वो किस फॉर्म में लेकर आते हो? हमेशा पेयर की फॉर्म में लेकर आते हो। ऐसा तो नहीं करते ना कि आप एक शू उठा के ले आते हैं घर में कि जी मैं तो जी ये एक स्कूल के लिए जाऊंगा तो एक ही पहन के जाऊंगा। इसी तरह जब आप ऑरेंजेस लेकर आते हैं, ऑरेंजेस जब लेकर आते हैं, बनानास लेकर आते हैं, सुबह नाश्ते में आप लोग एग्स के बगैर नाश्ता ही नहीं करते, तो अब एग्स हो गए या ऑरेंजेस हो गए, बनानास हो गए, ये सब चीज़ें आप लेकर आते हो किस चीज़ के अंदर? डोज़न, ठीक है। आप कहते हो 1 दर्जन केले, 1 दर्जन माल्टे या 1 दर्जन अंडे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 दर्जन जो अंडे हैं वो कितने होंगे, सो आप कहोगे ना कि 12 एग्स। आप कहोगे कि सर 1 दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं, 1 दर्जन के अंदर 12 माल्टे होते हैं, 1 दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं। इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कि एक पेपर का रिम है, ठीक है, एक रिम जो है पेपर का, उसके अंदर कितने पेजेस होंगे, तो आप कहोगे कि सर हम पूरा एक बंडल लेकर आते हैं जिसके अंदर 500 पेजेस होते हैं। तो आप क्या कहोगे कि एक जो हमारे पास पेपर का रिम है उसके अंदर टोटल पेजेस कितने होंगे? 500 पेजेस होंगे। एक पेयर शूज़ का और या एक पेयर सॉक्स के अंदर ऑब्वियसली 2-2 होंगे। इसी तरह ऑरेंजेस 1 डज़न के अंदर इतने होंगे। अब ये क्या है, ये हमारे पास देखिए एक मेजरमेंट है। तो इसी तरह मोल का भी कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट ने सोचा कि भाई कोई ऐसा हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऐसी कोई काउंटिंग करने का तरीका होना चाहिए, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मोल का, ठीक है। अब मोल के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एवोगैड्रो नंबर को, ठीक है, जो कि हमारा वैसे नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत एलेबोरेट कर लेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ को? एवोगैड्रो नंबर को। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज़, ठीक है, एवोगैड्रो
AVOGADRO'(S). एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या है? दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि हमारे पास होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में हम जब बात करते हैं तो पार्टिकल्स में हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो पेन है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो रही है तो जो मैं बोल रहा हूँ आप एटलीस्ट वो सुन लिया करें, ठीक है। पार्टिकल्स में कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें हमारे पास एटम भी आ सकता है, इसमें हमारे पास आयंस भी आ सकते हैं, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हैं, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर के अबाउट याद रखें कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और फिर यहाँ पे हम इसके साथ ए लगा देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर एवोगैड्रो नंबर। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है और हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, अगर हमारे पास कोई भी 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस मीन्स 1 मोल एटम है, ये 1 मोल आयंस हैं, या 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। एटम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सोडियम एटम, हाइड्रोजन एटम, आयंस हम कहते हैं कि सोडियम आयन, ठीक है, या फिर क्लोराइड आयन। मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि हमारे पास लाइक वाटर है, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम कहते हैं कि 1 मोल हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मींस या तो वो एटम है या फिर वो आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? उसके अंदर होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अगर वो एटम है तो इतने एटम्स होंगे, अगर वो आयंस है तो फिर इतने आयंस होंगे, और अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली इतने मॉलिक्यूल्स जो होंगे 1 मोल सब्सटेंस के अंदर। जैसे आप पढ़ते हो ना कि 1 डजन अगर आपके पास एग्स हैं, अगर आपके पास 1 डजन एग्स हैं, तो 1 डजन एग्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने अंडे होंगे? इसके अंदर 12 एग्स होंगे, ठीक है, या 12 ऑरेंजेस होंगे, या 12 जो है तो बनानाज होंगे, या एक पेयर ऑफ शू के अंदर 2 शू होंगे। तो ये 1 मोल अगर सब्सटेंस है तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? वो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होंगे। और वो आपको मैंने बताया कि वो आयंस भी हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसके अलावा मोल के कॉन्सेप्ट में आप लोग ये चीज़ याद रखो कि मोल जो है इसको आप केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हो किस चीज़ के साथ? स्मॉल एन के साथ। मोल जो है उसको आप केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एन के साथ, ठीक है। तो मैं इनको ये कॉमर्स के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल एन जो है ना, ये केमिस्ट्री में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट मोल। और इसके लिए जो एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ MOL, मोल, ठीक है। सिंपल MOL हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ मोल। आप लोग देखते हो ना कि लाइक फॉर एग्जांपल 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे आप लोग फाइंड आउट करते हो, आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ये आज के लेक्चर का ही हिस्सा है। कार्बन डाइऑक्साइड का आप लिखते हो ना कि 44 ग्राम पर मोल। तो अब ये मोल जो है, ये रिप्रेजेंटेशन, ये एब्रीवेशन किस चीज़ की है? दिस इज़ एक्चुअली फॉर द मोल, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे पास SI यूनिट है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हम लोगों ने मेजर करना है, इफ़ वी वांट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए जो SI यूनिट है दैट इज़ मोल, ठीक है। SI यूनिट जो हमारे पास है दैट इज़ द मोल। और मोल फाइंड हम कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सो दैट वुड बी इक्वल टू M डिवाइड बाय M। अब आप पूछोगे कि सर ये M और M क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है? तो M और M में फ़र्क जो है वो इतना ही है कि M जो है ना दैट इज़ मैस इन ग्राम, दैट इज़ मैस इन ग्राम। स्मॉल m जो है ना दैट इज़ मैस इन ग्राम, और कैपिटल M जो है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द मोलर मैस, या फिर ये मॉलिक्यूलर मैस भी हो सकता है, या फिर ये मॉलिक्यूलर मैस भी हो सकता है, और या फिर ये फार्मूला मैस भी हो सकता है। अब आप फिर पूछोगे कि सर ये अब ये 3 टर्म्स कहाँ से आ गई हैं उठ के? तो यार देखो, मोलर मैस जो है ना ये किसी भी एटम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किसी एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस के लिए।
तो ये मोलर मास भी हो सकता है, या इसको आप एटॉमिक मास भी कह सकते हो, इसको आप एटॉमिक मास भी कहोगे, ठीक है। एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, और फार्मूला मास जो है ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एलिमेंट है, अगर हम बात कर लेते हैं किसी एक एलिमेंट की, तो एलिमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि जैसे हमारे पास सोडियम है, तो हम लिखेंगे ना कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, और ये कितने की इक्वल होता है, दैट इज़ 23 ग्राम, दैट इज़ 23 ग्राम। इसी तरह अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है, तो हम कोई ऑब्वियसली मॉलिक्यूल लेंगे। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, जैसे हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड है, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सो वो हमारे पास 1 मोल कितनी होगी, हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ NaCl, दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। और इसी तरह हमारे पास कोई आयोनिक स्पीशीज़ है, कोई आयोनिक स्पीशीज़ हैं, जैसे आप लोग आयंस देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आप लिख सकते हो, बाई कार्बोनेट आयन लिख लो, HOCO3 विद -1। अगर हम इसका मास निकालते हैं तो वो हो जाएगा 61 ग्राम। अब आप में से बहुत सारे शायद जो बहुत ब्रिलियंट हैं उनको तो समझ आ गई होगी कि सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन जो मेरी तरह नालायक स्टूडेंट हैं उनको ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये 23 कहाँ से आ गया, ये 18 कहाँ से आ गया, ये 58.5 कहाँ से आ गया, और ये 61 कहाँ से आ गया। तो देखो 23 आपके पास, आप ज़रा अपना पीरियोडिक टेबल उठाकर देखें तो आपको नज़र आएगा सोडियम 11 और यहाँ पे लिखा होगा 23। सो 23 जो है ना, दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और 11 क्या है, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। इसी तरह 18 कहाँ से आ गया, 18 हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वाटर का, कि आपके पास है H2 और O। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 1.008, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1.008 और प्लस कर देंगे 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है, तो 16 + 2 हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। ये 58.5 कहाँ से आ गया, सोडियम जैसे हमें पता है कि ये इक्वल होता है 23 के, क्लोरीन हमारे पास इक्वल होता है 35.5 के, क्लोरीन हमारे पास होता है 35.5, तो इन दोनों को आप एडअप कर दो तो ये बन जाएगा 58.5, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 58.5 ग्राम लिखा है। और ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है और क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड, इसलिए इसका जो होगा वो होगा फार्मूला मास, ठीक है। और इसके बाद HCO3 नेगेटिव से हमारे पास 61 कैसे आया, तो ये तो अभी समझ आ गई होगी। हाइड्रोजन के लिए 1 लिखेंगे, एटॉमिक मास इसका 1 है, 1.008, तो हम 1 लिखते हैं नॉर्मली। कार्बन के लिए होता है 12 और ऑक्सीजन के लिए होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 3 × 16 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। तो इन सब को आप ऐड और मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 61 ग्राम, ठीक है। तो ये 61 ग्राम यहाँ से हमारे पास आ गया। तो अब हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास की ना। तो एटॉमिक मास तो हम एटम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूल का मास क्या है, वो यही है कि जैसे आप लोगों ने वाटर का फाइंड आउट किया 18, या इसी तरह लाइक हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, भी आपको मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो हम उस 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो इन सब को ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 44 ग्राम। सो ये जो है दिस इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये 1 मोल होगा तो ये ग्राम पर मोल हम इसको लिख लेंगे। तो ये आपके पास हो गया मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद फार्मूला मास हम लिखते हैं आयोनिक कंपाउंड का, कोई भी आयोनिक कंपाउंड है तो उसका जो मास होगा ना, दैट वुड बी फार्मूला मास, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए हम क्या उसका फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला मास, और फार्मूला मास फाइंड आउट करने का तरीका ये आपको मैंने सोडियम क्लोराइड के केस में 58.5 करके दिखा दिया है कि ये हम कैसे लिखते हैं।
तो ये तो था इसका लाइक एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इस बुक से हट कर दिया है, और आई होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले हम इस बुक की तरफ आते हैं कि इस बुक ने जो है तो इस मोल के कॉन्सेप्ट को कैसे जो है तो डिफाइन किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में लिखता है कि वी नो दैट एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ऑब्वियसली हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा कि हम इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो भी आपको मैंने बताई थी। तो हम देख सकते हैं कि भाई एटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, देख नहीं सकते, रादर एटम को हम देख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा होता है। द मैस ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। अगर हम मैस लेते हैं किसी भी एक अलग एटम का, जो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वेट इंडिविजुअल एटम, ठीक है। ये देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो हम ना तो उसको देख सकते हैं, ना उसको मेजर कर सकते हैं, ना उसका वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। आर इवन स्मॉल नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली, अगर एक एटम तो छोड़ें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स भी है ना, तो उसको भी हम वेट नहीं कर सकते, उसका वज़न नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी यूज़ द एटॉमिक मास यूनिट, और इसीलिए हम AMU को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मासेस। अब आप सोचोगे कि सर ये AMU क्या है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, उनको लेक्चर सीरीज़ अगर वो देख रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास। आपको मैंने क्या बताया था? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन के कौन से आइसोटोप्स हैं? कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, और कार्बन 14 है, ठीक है। इन में से जो कार्बन 12 है ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है नेचर में। तो हम कार्बन 12 को बेस बना के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मैस फाइंड आउट करते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर? AMU के अंदर। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द एटॉमिक मास मे बी गिवन इन एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट मीन ग्राम, KG, पाउंड एंड सो ऑन। कहता है कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है ना, उसको हम या तो मेजर कर सकते हैं ग्राम के अंदर, या उसको किलोग्राम के अंदर मेजर कर सकते हैं, या उसको पाउंड जो है दैट इज़ द आल्सो यूनिट ऑफ मास, तो हम किसी भी यूनिट के अंदर जो एटॉमिक मास है उसको मेजर कर सकते हैं। When the substance at our disposal is an element, then the atomic mass of that element expressed in gram is called 1 gram atom। कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है। अब उसका जो एटॉमिक मास होगा उसको हम किस चीज़ के अंदर मेजर करेंगे? दैट शुड बी इन ग्राम एटम। ये हमारे पास एक एलिमेंट की बात कर रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोल, या सिंपली मोल ऑफ दैट एलिमेंट। अब वो जो सब्सटेंस है, वो जो एक एलिमेंट है, उसका जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे? 1 ग्राम मोल, या फिर सिंपली उसको 1 मोल कह देंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। अब इसका मास कितना होता है? दैट इज 23, और फिर यूनिट कौन सी लगेगी? दैट शुड बी ग्राम, क्योंकि जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है उसको हम किस चीज़, कौन सी यूनिट के अंदर मेजर करते हैं? ग्राम के अंदर मेजर करते हैं, या इवन किलोग्राम, पाउंड वगैरह। नंबर ऑफ ग्राम एटम आर मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम और मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह आप नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि आपके बुक ने दी हुई है, तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये वाला फार्मूला जो है ना, ये इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। सो वो जो एग्जांपल है दैट इज़ एग्जांपल नंबर 6। आई डोंट नो कि मेरे पास यहाँ पे वो है भी या नहीं भी, अदरवाइज़ मैंने कॉपी की तो थी। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमारे पास वो मौजूद है। यस दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास ये है। इसके अंदर मैंने रफ वर्क काफ़ी सारा किया हुआ है, तो लेकिन फिर भी है कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको देखते जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, कैलकुलेट द ग्राम एटम इन, ठीक है। अब ये हमारे पास सोडियम है तो ये एटम है, ठीक है, इसलिए इसने एटम लिखा हुआ है। सिलिकॉन हमारे पास एटम है तो हम एटम लिखेंगे। सोडियम का सिंबल है Na और सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ग्राम एटम, जिसको आप मोल्स भी कहते हैं, वो फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फार्मूला क्या है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास।
अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। अब 0.1 ग्राम, ग्राम किस चीज़ की यूनिट है? मैस की यूनिट है। ग्राम किस चीज़ की यूनिट है? मैस की यूनिट है, जो कि हमें गिवन है। अब मोलर मैस ऑफ सोडियम कहाँ से ले सकते हैं, वो हमें याद होना चाहिए, या फिर हम इसको पीरियोडिक टेबल में से ले सकते हैं। 11 एटॉमिक नंबर है, 23 इसका क्या है, दैट इज द मैस नंबर। सो ये सिंपल फार्मूला इसके अंदर आप पुट कर दें, मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। अब कितना ग्राम गिवन है, दैट इज 0.1 ग्राम। मोलर मैस कितना है सोडियम का, 23 है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स में 0.0043 मोल्स। ठीक है, तो मैस ऑफ सोडियम इज गिवन है 0.1 ग्राम और मोलर मैस कितना है 22 ग्राम पर मोल। अच्छा, आपको अगर ये इस तरह नजर आए 23 ग्राम पर मोल, इसके ऊपर -1 अगर नजर आ जाता है, या फिर आपको इस तरह नजर आए जो बुक ने लिखा हुआ है ग्राम और इसको ये स्लैश हो, इसके नीचे मोल लिखा हो, तो ये दोनों जो हैं वो सेम है। आप लोगों ने इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को आप पढ़ते हो ग्राम पर मोल। एनीवेज फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम। अब एटम क्यों है, क्योंकि एक ही सोडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही सोडियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा जी, और अच्छा ये 0 पॉइंट, इस पॉइंट को अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो ये 4.3 बन जाएगा ना, 4.3, और पॉइंट जो है मूव कर रहा है तो ये 10⁻³ आप इसलिए इस तरह लिख सकते हो। दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास है सेकंड वन सिलिकॉन वाला है 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। अब kg जो है इसको आपने सबसे पहले ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। kg को आपने किधर कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मास ऑफ सिलिकॉन इनटू ग्राम्स। तो मास ऑफ सिलिकॉन गिवन है 0.1 kg। अब 0.1 kg को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू, फ्रॉम kg इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम, सो दैट वुड बी 100 ग्राम। मैस आपका निकल आया, सिलिकॉन का जो मैस होता है, सिलिकॉन आपको नजर आएगा इस फॉर्म में 28.086। यहाँ पे आपको नजर आएगा सिलिकॉन 14 होता है, हाँ 14 होता है शायद, या 16 सल्फर, सिलिकॉन 14 होता है। ठीक है, अच्छा अब ये मैस जो है ये हमारे पास यहाँ से आ गया। ठीक है, एटम है तो ये हमारे पास इसका एटॉमिक मैस आ जाएगा। सेम फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम सिलिकॉन। 100 ग्राम कहाँ से आया, ये हमें गिवन था पहले से, और ये 28 कहाँ से आ गया, ये इसका मैस नंबर है। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास बन जाएगा 3.56 मोल, दैट इज़ द आंसर। यही चीज़ थी जो मैं आपको कह रहा था कि पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर आगे हम मज़ीद इसको लेकर चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया, ये फार्मूला भी हमें समझ आ गई कि हम कैसे जो है तो इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के मास कितना होता है, दैट इज़ 1.008। तो यहाँ पे ग्राम जो है ये लगा दिया, क्योंकि ये हमारे पास ग्राम एटम की बात कर रहे हैं। ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। और यूरेनियम जो है, यूरेनियम आपको नज़र आएगा इस तरह 238 और 92। 92 इसका क्या है, दिस इज़ द कौन सा नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और 238 इज़ द मास नंबर, सो इसलिए 238 ग्राम आ जाएगा। इट मीन्स दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मैसेज इन देम। अब ये सारे जो हैं ये सारे 1 ग्राम है, ये सारी क्वांटिटी क्या है, दैट इज़ 1 ग्राम। लेकिन अगर आप मैसेज देखते हो तो मैसेज सबके डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मैस 1 है, कार्बन का 12 है, और यूरेनियम का बहुत ज़्यादा 238 है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम। अगर हम कार्बन की बात करते हैं सो दैट इज़ इक्वल टू 12 ग्राम। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हो सो दैट इज़ 24 ग्राम। मीन्स 12 को अगर आप डबल कर दोगे, 12 कार्बन का मैस अगर आप डबल कर दोगे तो दैट वुड बी द मैस ऑफ मैग्नीशियम। While 1 mole of magnesium is 24, it also shows that 1 atom of magnesium is twice as heavy as that of carbon. अब ये चीज़, ये जो वैल्यू है, ये जो मैस है, ये हमें क्या बता रहा है कि कार्बन का मैस 12 है और मैग्नीशियम का मैस 24 है। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम जो है वो 2 टाइम्स हैवियर है। मैग्नीशियम का जो एक एटम है वो 2 टाइम्स हैवियर है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एटम। ये MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecule or gram mole of simply the mole of a substance. अगर आपके पास molecular mass आप फाइंड आउट करते हो और उसको आप ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो, अगर आपके पास molecular mass है और उसको आप ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो, so that would be equal to ये कौन सा हो जाएगा, दैट वुड बी द ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है
कि मास ऑफ मोलिकुलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है, लेकिन वहाँ पे चूंकि एटम था, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया। आपको मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि एटम के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है, ये आयंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप मोल्स की बात करते हो और उसको फिर ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसका तरीका आप यहाँ पे देख लें। ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आपके पास 1 ग्राम है वाटर मॉलिक्यूल का, दैट उसका मास कितना होगा, दैट वुड बी 18 ग्राम। कैसे होगा, H2 और O। हाइड्रोजन का मास होता है कितना, 1। कितने एटम्स हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, सो यू विल गेट 18 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर आपके पास 1 ग्राम प्रेजेंट है तो दैट वुड बी इक्वल टू 98। अब कैसे, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, सल्फर 1 टाइम है और ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, सो 2 मल्टीप्लाई 1.008 प्लस सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन जो है उसका मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे। इन सबको आप मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे, सो यू विल गेट 98 ग्राम। इसी तरह 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22 और O11, तो आप लिखोगे 12 मल्टीप्लाई 12 क्यों लिखा, कार्बन 12 टाइम्स है और एक कार्बन का मास 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 1.008। 22 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 22 टाइम्स है। आगे इसको प्लस कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन 11 है और हर ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 11 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। इन सबको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 342 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से 1 ग्राम मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इट मीन्स दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैव डिफरेंट मैसेस। अगर हमारे पास हम देखते हैं तो ये हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 ग्राम सुक्रोज है, ये सारे 1 ग्राम हैं, लेकिन अगर हम इनके मैसेस की बात करते हैं सो मैसेज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट आ रही हैं। इट मीन्स 1, अच्छा ये तो हो गया। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ इन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं। आयोनिक कंपाउंड को हम हमेशा एक्सप्रेस करेंगे फार्मूला यूनिट के अंदर, और इसके लिए जो मास होगा दैट वुड बी द फार्मूला मास। सो ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। सिंस आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, देयरफॉर द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस गिव द फार्मूला मास। अब कहते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो आयंस की फॉर्म में रहते हैं। या तो पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन होगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा लेता है, और हमारे पास आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो रह नहीं सकते, तो इसलिए इनका जो मास होगा इंडिविजुअल आयंस का हम लेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी द फार्मूला मास। द ग्राम फार्मूला मास इज आल्सो रेफर टू एज ग्राम मोल या सिंपली मोल। अब ये जो ग्राम फार्मूला होता है इसको हम ग्राम मोल भी कह सकते हैं या इसको सिंपली मोल भी कह सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज आर मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब वही एग्जैक्टली चीज़ है, लेकिन पहले एटम था, फिर मॉलिक्यूल बन गया, अब यहाँ पे आयोनिक सब्सटेंस बन गया। वहाँ पे मोलर मास था, अब यहाँ पे फार्मूला मास आ गया, क्योंकि फार्मूला मास अभी आपको मैंने बताया कि किसके लिए होता है, आयोनिक सब्सटेंसेस के लिए, आयोनिक स्पीशीज़ के लिए होता है। अब अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अभी इससे पहले आपको मैंने बताया कि सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5। इन दोनों का अगर आप ऐड कर दो सो यू विल गेट 58.5 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका मैस आपके पास निकल आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम का मैस होता है 23, सोडियम 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 23 कर देंगे, प्लस करेंगे 12, कार्बन का मैस होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 3 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे। इन सबको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 106 ग्राम। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर का मुझे याद ही नहीं है। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, और सिल्वर का आई डोंट नो कितना है, लेकिन एनीवेज जो भी है आप इसको सर्च आउट कर लें और देखें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 170 ग्राम। अब ये सारे के सारे 1 ग्राम फार्मूला है, ये क्या है 1 ग्राम फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर आप इनके मैसेज देखते हो तो वो डिफरेंट है। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे हमारे पास आयंस की इन्वॉल्वमेंट है। NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे। सोडियम कार्बोनेट में क्या है Na2CO3, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव 1 है, सोडियम के ऊपर चार्ज
+1 है। सिल्वर नाइट्रेट में अगर आप देखते हो तो AgNO3, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है -1, तो सिल्वर के ऊपर चार्ज होगा +1, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आयंस की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे क्या है, आयंस की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर ये आयंस की इन्वॉल्वमेंट है तो ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और आयोनिक कंपाउंड को जो मैस हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज द फार्मूला मैस। It may also be mentioned here that ionic masses of anionic species expressed in gram is called 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ आयन। कि अगर हमारे पास कोई आयोनिक स्पीशीज़ हैं और उनका मैस हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम आयन के अंदर या 1 मोल ऑफ आयन के अंदर, और उसका फार्मूला एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आयोनिक स्पीशीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला मैस आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये हमारे पास स्पीशीज़ की बात कर रही है, हमारे पास आयोनिक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, आयोनिक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। हाइड्रोक्साइड आयन है। अब हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर OH है विद -1 चार्ज है, ऑक्सीजन का मैस होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा, इसलिए 17 ग्राम है। सल्फेट आयन है, SO4 विद -2 चार्ज, सल्फर का होता है 32 मैस, एटॉमिक मैस, और हाइड्रोजन का होता है 16, तो 4 × 16 कर देंगे, सो यू विल गेट 96 ग्राम, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1 ग्राम आयन की बात कर रहा है। कार्बोनेट आयन है CO3 विथ -2 चार्ज, कार्बन का मैस होता है 12 और ऑक्सीजन का मैस होता है 12, सो इन सबको आप ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट 60 ग्राम। अब ये देखो सारे 1 ग्राम आयन्स हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, मैं यहाँ पे OH नेगेटिव कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप लिखवाते नहीं साथ में, दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन। SO4 नेगेटिव जो है दैट इज द -2 जो है दैट इज द सल्फेट आयन, दैट इज द सल्फेट आयन। जैसे आप पढ़ते हो ना H2SO4, उसके बाद आपके पास है CO3 विद -2 चार्ज, दिस इज नोन एज कार्बोनेट आयन, दिस इज नोन एज कार्बोनेट आयन, ठीक है। और इनके ये सारे 1 ग्राम आयंस हैं, लेकिन अगर आप इनके मैसेस को देखते हो तो सारे डिफरेंट है। सो द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हाँ, अब ये हमारे पास बात आ गई है ना। पहले जी हम लोगों ने बात की एटम की, फिर हम लोगों ने बात की मॉलिक्यूल की, फिर हम लोगों ने बात की फार्मूला मास की, आयोनिक कंपाउंड की, फिर हम लोगों ने बात की आयोनिक मास की। अब इन सब को अगर आप एक्सप्रेस्ड कर देते हो किसके अंदर, यूनिट ग्राम के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड मोलर मास, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। सो अब इसके बाद हमारे पास कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल तो हम कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 7 है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज द मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए सल्फेट आयन यहाँ पे मौजूद है, ये आयोनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज होता है -2। अब सल्फेट आयन जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, S⁻O और S⁻O, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, ये एक नेगेटिव ये है, दूसरा नेगेटिव ये है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। आयोनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट इज इन आयोनिक कंपाउंड। ये देखें दिस इज आयोनिक कंपाउंड, वजह आयंस की फॉर्मेशन है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वी विल कंसिडर इट्स फार्मूला मास इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो हम लेने से रहे क्योंकि मॉलिक्यूल तो ये है नहीं, अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो हम फार्मूला मास लगाएंगे। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी कहीं पे भी। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला और मोल ऑफ सब्सटेंस किसकी इक्वल होता है, मास ऑफ द आयोनिक सब्सटेंस और फिर फार्मूला मास। अब मास आपको कितना गिवन है वो तो आपको गिवन ही नहीं है, आपको कितने, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अब मोल से आप लोगों ने क्या निकालना होता है, मास। मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास या जो भी फार्मूला मास वगैरह है। तो अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, दैट इज 10⁻³ मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। जो आपको नहीं पता मोलर मास
क्या चीज़ है, मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मैस आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, MgSO4। मैग्नीशियम का मैस होता है कितना, 24। सल्फर का मैस होता है 32। ऑक्सीजन का 16, लेकिन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 आप करोगे ना, सो यू विल गेट 120 ग्राम पर मोल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे किया भी हुआ है। एनीवेज ये हमारे पास आ गया। अब मोलर मैस की जगह आप क्या लगाओगे, यू विल हैव टू पुट 120 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे अगर लेट से 1 है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा मैस इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ से आपके पास मैस आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। और यही चीज़ हमसे मांगी हुई है, मैस क्या होगा, तो मैस इज 0.12 ग्राम, ठीक है। 10⁻³ मोल्स और 20 ग्राम पर मोल को आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास मैस आ जाएगा। आपको स्टार्ट में मैंने फार्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m/m। अब आपको आई होप से इसकी समझ आ गई होगी कि सर ने जो स्टार्ट में बताया था इसका मतलब क्या था। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आई होप सो आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे।